नमस्कार जोधपुर। बुजुर्गों के इस अनुभव की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दास नारायण। प्रोफेसर नारायण दास पुरोहित एक्चुअल में आपका नाम है और डॉक्टर दास नारायण एक लेखक जगत में आपका नाम है। MA, MPhil, PhD, पूर्व आचार्य हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आप कार्यरत थे। प्रबुद्ध अध्यापक, लेखक, चिंतक, समाज सेवी, संत साहित्य, लोक साहित्य मनीषी, हिमाचल प्रदेश भाषा साहित्य अकादमी, शिमला दलित साहित्य परिषद, मांड संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अकादमी ऑफ फोकलोर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति द्वारा नाना साहित्य सम्मानों से विभूषित संत साहित्य शोध संस्थान के निदेशक, श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित महाविद्यालय संकुल के वरिष्ठ परामर्शदाता। इतना सारी बात मैंने इस किताब से पढ़कर आपको सुनाई है। ज्ञानी है, बहुत सी किताबें आपने लिखी है। तो चले करते हैं प्रोफेसर नारायण दास पुरोहित के साथ उनकी जीवन यात्रा, और मुझे पूरी उम्मीद है इस जीवन यात्रा में बहुत से अनुभव हमें मिलने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका जो आशीर्वाद है मुझ पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि भूतनाथ महादेव मित्र मंडल के आप वरिष्ठ सदस्य हैं और इस प्रकार से मैं आपका मित्र भी हूँ, हालांकि पिता समान है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। और यात्रा करते हैं, जीवन की यात्रा हम जन्म से लेकर। चलिए हम भी आपके साथ यात्रा में चल पड़ते हैं। हाँ जी। यात्रा का पहला चरण है, जन्म मेरा हुआ ननिहाल में, और मेरा ननिहाल था भजन चौकी पर, बगराज जी कल्ला के घर में जी। देवी का जो थान है जी। उस थान में मेरा जन्म हुआ। मेरे ननिहाल के पड़ोस में वो रहते थे जी। बगराज जी की माता जी और मेरी नानी का आपस में बहुत प्रेम था। अच्छा। मेरे से जन्म से पहले मेरे 2 भाई गुजर चुके थे। ओके। और इसलिए ये वहम हो गया था मेरी नानी को कि ये यहाँ जापा करना ठीक नहीं है। इसलिए देवी के मंदिर के साथ, देवी के मंदिर के थान के बाहर के कमरे में मेरी माँ रहने लगी, प्रसूता थी, और वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। बाबू साहब के मगराज जी के घर में, जी के वर्ष में। कौन सा रहा? वर्ष तो यही था, जन्म तिथि जो आपको है बताई गई है, लेकिन ये हिंदू तिथि कौन सी थी ये बताना मुझे मुश्किल है, क्योंकि मेरे माता पिता जी को पता था। मुझे तो जो बात की डेट बताई गई थी जन्म की, वो मेरी ये है 3 जनवरी 1939। 39 मतलब आज़ादी से बहुत साल पहले। आज़ादी से पहले, बहुत पहले। लेकिन अब यात्रा करते हैं अपने ज्ञान, जब बचपन से कौन से स्कूल में आपने अध्ययन किया, कहाँ तक अध्ययन किया, और उसके बाद में? ऐसा है कि बचपन में सबसे पहले तो पुसाल में, जैसा उस जमाने में पुसालें हुआ करती थी, तो रंगोजी की पुसाल में मैं पढ़ने को गया। रंगोजी की? रंगोजी। ये कहाँ? ये रंगोजी की पुसाल थी चतालियों की गली से पहले। चतालियों की गली जो ब्यास जी का पौड़ है, इस पौड़ के पीछे एक आगे गली के अंदर पुसाल थी। उस पुसाल में मैं जाता था जी। बड़े बच्चे मेरे से थे, वो उंगली पकड़ के मुझे ले जाते थे, 2 पारी बांध के जाता था, और वो बच्चे मुझे घर छोड़ जाते थे। पुसाल से बारकड़ी और कई चीज़ें पुसाल में जो सिखाई जाती थी, गणित, पहाड़े वगैरह सब सीखे। गणित सीखी, पहाड़े सीखे, दुआ, इकाई, ढाई, ढंचा, सिद्धो बढ़ना, ये सब पुसाल में सीखे। उसके बाद ये ढंचा, ढाई, ढंचा, सिद्धो बढ़ना ये पुसाल में सिखाते थे। डेढ़ा, ढाई, पहाड़े, गिनती। पुराना जो पहाड़ा जो अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो आज के बच्चे हैं उनको कहते हैं आठो आठी कितना, वो कहे आठो आठी से क्या मतलब है, 8 को मल्टीप्लाई 8 से करूँ तो कितना, वो कैलकुलेटर उठाएंगे, जबकि हम कहेंगे आठो आठी 64। ये पहाड़े का फायदा है। और ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान था कि आज भी उसका हम लाभ उठाते हैं। हिसाब 1 मिनट में कोई चीज़ का हिसाब करते हैं, ढाई ढंचा के हिसाब से हिसाब करते हैं तो आधे पौने का हिसाब फटाफट हो जाता है, कागज पे करने की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक नींव गणित की जो है वो पुसाल रखता था। पुसाल के बाद में आपकी जो प्राथमिक माध्यमिक? पुसाल के बाद मुझे कोतवाली स्कूल में भर्ती किया गया। कोतवाली स्कूल में मेरे साथ
मेरे बुआ का लड़का राम गोपाल व्यास भी पढ़ता था। वो ठींगले कद का हट्टा कट्टा व्यक्ति था, मोगरी मास्टर कहते थे। वो मोगरिया घुमाता था और बड़ा हट्टा कट्टा था। पढ़ने में एक अव्वल था, खेलने में अव्वल था, फुटबॉल का खिलाड़ी था, स्कूल का हीरो था, लेकिन शांत स्वभाव का था। और मैं उसके साथ रहता था तो लोग, मैं छेड़खानी करता था, शरारत करता था, और लोग मुझे मार नहीं सकते थे, हाथ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका मोगली मास्टर का भाई है और वो बड़ा पहलवान है, अच्छे उसके बदन, गठीला बदन है, वो 2 जापड़ रखेगा तो पेशाब निकाल देगा। इसलिए मैं अकड़ के चलता था और वो मेरा भाई शांत रहता था। उसका गुण यही था। कोतवाली स्कूल के बाद, कोतवाली स्कूल में क्या हुआ कि बड़े घर के लड़के, जिनको घराने के लड़के कहते हैं, हाँ, वो बड़े घर के लड़के मेरे साथ पढ़ते थे। उनको हाथ खर्ची मिलती थी, हमारे घर से हाथ खर्ची नहीं मिलती थी। वो कहते थे हाथ खर्ची का मतलब है लड़का बिगड़ जाएगा। वो बड़े घर के लड़के आते थे रेसिस में, कभी ये कुल्फी खाओ, कभी बर्फी खाओ, कभी गोलगप्पे, कभी, और मुझे भी ले जाते थे, क्योंकि मैं उनके बीच में लोकप्रिय था। हंसी मजाक खेल कूद में उनके साथ रहता था। मैं लोकप्रिय, बचपन से ही लोकप्रिय था। तो समाज में सब लोग मुझसे जुड़े हुए थे, अफेक्शनेट थे, तो वो मुझे भी साथ ले जाते थे और मुफ्त का माल में उड़ाता रहता था। लेकिन एक दिन एक ने मुझे चंटी कस दिया कि रोज मुफ्त का खाते हो, कभी खिलाओ तो सही। और उस दिन मुझे बड़ी चोट लगी, मन में वेदना हुई कि यार ये कहते तो ठीक है, मैं कई अरसे से इनका माल खा रहा हूँ और मैं खिला नहीं सकता, घर वाले से पैसा मांगूंगा वो देंगे नहीं, मिठाई तो बाजार से लाके मुझे बहुत खिला देंगे और लाड प्यार सब करते हैं, लेकिन नकद में पैसा नहीं देते। तो एक दिन पिताजी शंका को गए हुए थे, मैंने जेब टटोली उनकी, कुछ नकद रुपए जेब में बोल रहे थे खन खन, मैंने उसमें से 3 रुपये निकाले, 3 1 रुपये निकाले, और मैंने कहा उनको पता कहाँ लगेगा, और मैं रुपये लेके फटाफट स्कूल को चला गया। और जाके मैंने रेसिस में लोगों को कहा आज मेरी तरफ से दावत होगी, तैयार रहो। रेसिस में, रेसिस होते ही नोचोगे के बेरे के नीचे वो सब लाइन में खड़े होते थे। मैं भी उनके पास गया और मैंने कहा जो चाहो खाओ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, और मैंने 2 रुपये में उनको तृप्त कर दिया, 2-3 रुपये में। चाहो वो भी खाओ, गोलगप्पे भी खाओ, दही की चाट खाओ, वो मलाई बल्फ भी आती थी कपड़े में लपेट के, गर्म कपड़े में लपेट के आती थी, और वो रुई के पोए आते थे, वो सब उनको खिलाए। सारे हैरान, आज तो तू बड़ा दिलदार बढ़ गया है। मेरे पिताजी को भनक लग गई थी कि पैसे मैंने चोरी किए। उन्होंने माँ से पूछा, बहन से पूछा, उन्होंने कहा अपने आपकी जेब में हाथ नहीं डाला। उन्होंने कहा जरूर वो ले गया है, क्योंकि उनके पास गिनती के पैसे थे, महीने का अंत था और उनके पास गिनती के पैसे थे। ये मुझे कहाँ पता था कि उनके पास गिनती के रुपए हैं। वो उनको पता लग गया। वो बेरे के जहाँ नीचे दुकानें थी उसके ऊपर बेरा था चौके का, बेरे के आड़ में खड़े हो गए, वो सब देख रहे थे, वो सारा सीन देख रहे थे कि मैं कैसे दिलदारी से खिला रहा हूँ चोरी के पैसे से। और खा के जब हम सब ऐसे की घंटी बज गई, स्कूल में चले गए, तो वो पिताजी पीछे आए। दाऊलाल जी बंदी चौकी पर रहने वाले हेडमास्टर उनके परिचित थे। उन्होंने हेडमास्टर साहब को कहा कि मेरे बेटे ने चोरी की है और इन लोगों को खाना इनको खिलाया है, और ये बिगड़े रईस के बड़े घर के लड़के हैं, ये बिगड़े हुए हैं, मेरे लड़के को भी बिगाड़ रहे हैं, चोरी की आदत सिखा दी है। तो उन्होंने, मैं अभी उसको बुलाओ और मैं उसको अभी पीट के ले जाऊँगा घर। तो उन्होंने कहा नो मिस्टर मोहनलाल, हेडमास्टर ने कहा इट इज़ अवर डिसिप्लिन, ये स्कूल में हमारा अनुशासन चलेगा, आपका अनुशासन घर में, आप घर में जाए जो करो, स्कूल में आप कुछ नहीं करोगे, हम करेंगे जो करना है। मुझे बुलाया उन्होंने और बुला के कहा कि तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं कि तूने पैसे चुरा के लाया है कुछ, और कुछ क्या किया तूने। मैं बोलूँ इसके पहले ही उन्होंने कहा मैंने देखा है, पिताजी ने कहा इसने लोगों को खिलाया है और ये 4 लड़के इसके साथ थे। बाद में पता लग गया कि चौकड़ी कौन सी थी, और चौकड़ी के लोगों को पूछा, उन्होंने कहा जिसने दावत दी हमारी, और मेरी चोरी पकड़ी गई। उन्होंने उस दिन मुझे ड्रिल मास्टर से कान सिंह, एक ड्रिल मास्टर कान सिंह को बैत लेके बुलाया और मुझे कमरे में 5 बैत मेरे हाथ में मारी और कहा आज तो 5 बैत मारी है, अगली बार 100 मारेंगे, स्कूल से निकाल देंगे चोरी करेगा तो। और पिताजी को कहा आप कुछ नहीं कहेंगे, आप घर जाओ, हम कल इसको पनिश करेंगे, इसको इस बड़ी सभा में पनिश करेंगे। और दूसरे दिन उन्होंने प्रेयर में, असेंबली होती थी, असेंबली में मुझे बाहर खड़ा करके कहा कि इस लड़के ने चोरी की है, क्या ये अच्छी बात है। सबने कहा नहीं बुरी बात है। तो उन 4 लड़कों को बुलाया कि आपके माँ बाप आपको पैसा देते हैं
और आपकी आदतें बिगड़ी हुई है, आप वैसे इसमें ये खाने की चटपटी चीज़ें खाते हैं और इसका लोगों पर बुरा असर पड़ता है। आज एक बच्चे ने चोरी की है, कल और भी लोग करेंगे, इसलिए हम आपके माँ बाप को लिखते हैं कि इनको पैसे न दिया करें। उसके बाद पिताजी ने कहा इसको स्कूल में रखना नहीं है, ये बिगड़ गया है यहाँ। उन्होंने मुझे महिला बाग स्कूल में भर्ती कर दिया। महिला बाग स्कूल में मैं गया, वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसका चारभुजी चतुर्भुजी जो सिनेमा चारभुजा सिनेमा है उनके भतीजे थे। थोड़े दिनों के बाद उसने पास लाना शुरू कर दिया सिनेमे का, और वो कोई नई पिक्चर आती तो हम उसको बोलते विद्याधर पास ला दे यार तेरे चाचा जी से। वो एक स्लिप लिखा के ले आता और हम स्कूल से भाग के पिक्चर में चले जाते, क्योंकि मेरा बाग स्कूल से नज़दीकी था चारभुजा थिएटर। और आधी आधी आज देखी, आधी दूसरे दिन देखते थे। वहाँ जिंदा नाच गाने हुआ करते थे, पापड़ भी साथ मिलता था और नाच गाने होते थे और पिक्चर देखते थे। वहाँ एक कृष्णमूर्ति बरौनी फॉल में रहने वाला वहाँ काम करता था। वो देखता था ये बच्चा बामण का बच्चा रोज ही आता है पिक्चर देखने 2-3 लोगों के साथ। आखिर उन्होंने पता लगाया कि कौन है, और पता लगा कि मेरे पिताजी को घर तक को पहुँच गया। और उसने कहा ये बच्चा आपका बिगड़ गया है, ये रोज़ पिक्चर देखने कभी कभी आता है, कभी आधी देखता है और मुझे देखकर भाग जाता है, ये ज़रूर कुछ गलत कर रहा है, इसको चेक करो। पिताजी ने मुझे एक दिन 4 बजे सिनेमा में पिक्चर देखते पकड़ लिया और खूब धुनाई की, और धुनाई करके कहा आंखों के सामने रहेगा, पुष्टिगढ़ स्कूल में तेरे को भर्ती करते। मुझे पुष्टिगढ़ स्कूल में लाके भर्ती कर दिया। पुष्टिगढ़ स्कूल तो अब पुष्टिगढ़ स्कूल तो बिगड़ों का स्कूल था। वहाँ गया मैं तो पता लगा कि ये तो बहुत शरारती है, और शरारती है तो थोड़े दिनों में मास्टर थे हमारे एक, उन्होंने कहा कि ये शरारती बालक है, इसको मॉनिटर बना दो, ये सब शरारतें जानता है, इसीलिए मॉनिटर बनेगा तो ये हमारे लिए आराम होगा। तो उन्होंने मुझे एक सेक्शन का मॉनिटर बना दिया। साइंस का सेक्शन था, A B C 3 थे। A B में पढ़ने वाले लड़के थे, अच्छे मॉनिटर आते थे, B में मीडियोकर थे, और C में वो थे जो पढ़े जाए तो पढ़ जाए, नहीं तो नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। तो आपका एडमिशन कहाँ? तो मेरा पुष्टिगढ़ स्कूल में सेक्शन 8वीं में C ग्रुप में एडमिशन हुआ। मतलब उनको भी मालूम था? उनको भी मालूम था कि ये शरारती है, पढ़ाई में होशियार तो है, लेकिन अब पढ़ के आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको C सेक्शन में भर्ती कर दो। और बिगड़े हुए लड़के सारे C सेक्शन में थे। ये माईदास मेरे साथ था। माईदास वो गहरेगा था? माईदास गेरो वाला माईदास, मणनदास वाला माईदास। वो कोटवाली स्कूल में भी मेरे साथ था, यहाँ भी मेरे साथ था। मतलब पीछे आपका छोटा नहीं? हाँ स्कूल में। और बड़ा शरारती था। और एक नारायण दास रागवानी, वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। वो तेजा जी तो सबके ऊपर रहता है, ब्यास कॉलोनी वाला। जहाँ तक मुझे जानकारी है RSCB में काम करता। RSCB में काम करता था नारायण दास रागवानी। बाद में RSCB में गया, स्टूडेंट में मेरे साथ था, ऑडिट में। हाँ, तो ऐसा उसका था कि वो फीस जमा वो करता था, और उसके आगे वो लिखता था नारायण दास। मैं बोलता था नारायण ऑफिस में जाके आप मेरा नारायण दास पुरोहित लिखो, रागवानी क्यों लिखते हो? वो बेचारे मेरा नाम नारायण दास पुरोहित फीस देने वालों में कर देते थे। फीस तो जमा कराते थे रागवानी साहब? नारायण दास रागवानी जमा करता था, और मैं जाके करेक्शन करवाता था, रागवानी मत लिखो, मेरा पुरोहित लिखो। वो नारायण दास पुरोहित कर देते थे, मेरी फीस जमा वो करता था, नाम मेरा फीस में जमा हो जाता था, उसका कट जाता था, फीस बाकी है। और उस फीस का भी हम स्कूल में खा पी जाते थे, माईदास वगैरह मेरे साथ चल के खा पी जाते थे। अब पापा जो फीस और वो घर में पता नहीं लगता था, क्योंकि नारायण दास पुरोहित की फीस जमा हो जाती थी। आखिर में ऊपर सोमदास जी साहब जो कलेक्टर हाकिम साहब कहलाते थे, वो स्कूल के मैनेजर थे, तो रोज वो फीस का घाटा होता था, पूरी होती नहीं थी। वो छगनलाल जी करके एक आधे गहले बेचारे बाबू थे ऑफिस में, उनको पता नहीं लगता था कौन सा नारायण दास दे गया कौन सा नहीं दे गया। मैं जोर से बोलता कहता तू दे गया, वो नहीं दे गया, वो जोर से बोलता कहता हाँ वो दे गया, तू नहीं दे गया। उसी डावाडोल में कई साल तो हमने 2 साल तो 1 साल तो निकाल दिया। अगले साल पकड़े गए। वो हाकिम साहब ने कहा फादर्स नेम साथ लिखो। जब फादर्स नेम लिखा गया तो मेरा फादर्स का अलग था, उसके नाम पिता का अलग था, तो पकड़ा गया कि ये हेराफेरी करने वाला मैं हूँ। वो नारायण दास बेचारा सीधा है, वो हेराफेरी नहीं कर रहा, उसकी फीस जमा होती है और नाम उसी का करता है। आखिर में मुझे फाइन किया गया और कहा फाइन दो। उस जमाने में 50 रुपए का फाइन, बड़ा भारी फाइन था, और कहा अगर नहीं दोगे तो स्कूल से निष्कासित कर देंगे। पिताजी घर लाए, धुनाई की, पर 50 रुपए भी जमा किए, और कहा अब अगर तूने कोई शैतानी की तो मैं स्कूल में निकाल दूंगा और तुझे घर से भी निकाल दूंगा और मैं तेरे कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा।
ये तो बात हो गई पोसाल से लेके 2 स्कूलों तक, बड़ी लंबी और रोचक और बहुत अच्छी बातें रही और शरारत भरी बातें रही। जब हम देखते हैं प्रोफेसर नारायण दास पुरोहित, उस प्रोफेसर को देखते हैं जिसने ऊर्जा, हंस और बड़े बड़े आध्यात्मिक जो क्षेत्र में अपने बातें लिख दी है आपने। ये प्रोफेसर वाला सफर, ये हिमाचल प्रदेश में जाके, और जब आप नारायण दास की बात कर रहे हैं वो तो बहुत शरारती था, और जब हम आपको देख रहे हैं तो ऐसा है कि वो बचपन की बातें थी। बचपन होता है, काश हमेशा बचपन ही रहता, लेकिन होता तो है नहीं। अब युवापन की बातें, अब युवापन में शादी हो चुकी थी, शादी 18 साल की उम्र में लड़की की पौल में जी मेरी शादी हुई रूपराम जी कल्ला की पुत्री सावित्री से। सावित्री नाम था। मैं जब आया, शादी हो गई, तो मुझे मेरी पत्नी का नाम नहीं पता था। सावी बोलते थे उसको, सावी, शॉर्टकट सावी। अब सावी का क्या मतलब है मुझे नहीं पता था। एक दिन मैंने पूछा नाम क्या है, उसने बड़ी शर्माते हुए कहा मेरा नाम है सावित्री। मैं कहा मैं सत्यवान नहीं हूँ, ये सावित्री नाम नहीं चलेगा, मैं नारायण हूँ। नारायण के साथ या तो लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण हो जाता है, तो ये नाम नहीं चलेगा। वो कहने लगी मेरा तो स्कूल से नाम यही है। मैं कहता मैं इसको थोड़ा साहित्यिक कर देता हूँ, मैंने सत्यवान तो हूँ नहीं, और मैंने जल्दी मरना भी नहीं है कि तू मुझे दोबारा लेके आए। इसलिए मैंने क्या किया कि सावित्री को सविता बना दिया, और मैंने उसका नाम कर दिया सविता, नामकरण कर दिया। माँ बाप नामकरण करते हैं, ये पहला मौका है कि पति ने नामकरण किया। वो बेचारी चुप रही। मतलब वो जो बचपन का जो बदमाशी थी ना, वो युवापन में भी आपका साथ कायम रही, क्योंकि सत्यवान की बजाय मैं नारायण था। मैंने उसको सविता कर दिया। और सविता मेरी पत्नी थी, बाद में मेरा पुत्र हुआ। उस वक्त, जिस वक्त पुत्र हुआ, तो उस वक्त खबर आई कि राहुल शंकरतायन नहीं रहे। टीवी पर खबर आई कि बड़े विद्वान राहुल शंकरतायन नहीं रहे। मैं बंकिम चंद्र का उपन्यास पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते अचानक खबर आई कि राहुल जी नहीं रहे, और इधर खबर आई कि आपके पुत्र हुआ है। मैंने कहा पुत्र हुआ है और उधर एक विद्वान गया है, इसका नाम राहुल रख दो। मैंने अपने बेटे का फौरन कह दिया राहुल जी गए नहीं हैं, राहुल जी आ गए हैं। और बेटा राहुल, नाम पड़ गया बेटे का नाम राहुल, और मेरा पुत्र राहुल अब तो 62 साल का हो गया है। बिरला वाइट में अफसर था, रिटायर हो गया है, आज मेरी सेवा में है। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरा पोता इस वक्त इंजीनियरिंग करके MBA करने के लिए दुबई गया हुआ है, और शीघ्र ही वो आएगा। मुझे फक्र है कि मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। मेरी लड़की अनुराधा, उसके उसके बाद मेरी लड़की जो हुई, उसको बच्चे दोनों हिमाचल में पढ़े, क्योंकि मैं ये इनके होने के बाद हिमाचल में इनका पढ़ाई लिखाई हुई। और हिमाचल कॉलेज में जब मैं लेक्चरर बना तो बच्चों ने पढ़ाई वहीं की। बेटे ने M.Com, B.Com, M.Com वहीं किया। फिर वो बाद में मैनेजमेंट में चला गया। लड़की ने भी MA किया। उसकी शादी हमने तय किया कि या तो हिमाचल में रहना है तो हिमाचल में रिश्ते नाते करेंगे, और जोधपुर में रहना है तो रिश्ते नाते जोधपुर में करेंगे। बच्चों ने कहा नहीं हम तो जोधपुर चलेंगे। तो पढ़ाई के बाद हमने सबने जोधपुर में रिश्ते किए। बेटी को जोधपुर में शादी की, बेटे को भी जोधपुर में शादी की, और इस प्रकार रिश्तेदारी जोधपुर में जोड़ी, हिमाचल में नहीं जोड़ी। और न कोई हिमाचल में जायदाद खरीदी, क्योंकि विचार कर लिया था कि दौड़ के जोधपुर जाना है तो क्यों झंझट में पड़े। ब्राह्मण जो ठहरे, ये जमीन का भाव बढ़ेगा और 4 गुने में बेचेंगे, ये जो कंसेप्ट था, बनिया वाला कंसेप्ट, ये तो संस्कार में हमारे था नहीं। इसीलिए कौड़ियों के भाव जमीन मिल रही थी, तब भी हमने कभी दूर समझा, उनकी तरफ देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। आज सोचते हैं काश ये भाव उस वक्त आ जाता तो हमारे पास लाखों की प्रॉपर्टी होती, क्योंकि हिमाचल की ज़मीन है आज करोड़ों में बिकती है, जो कौड़ियों में बिक रही थी मैं। लेकिन ये हमारे मन में भाव नहीं था। ब्राह्मण थे, सच्चे ब्राह्मण थे। ज़मीन का मतलब था रहना है, जब नहीं रहना है तो ज़मीन का क्या करना। हिमाचल में कितना समय आपने व्यतीत कर? 36 वर्ष की मेरी पूरी नौकरी मैंने हिमाचल में की है। पूरी पेंशन हिमाचल में मैंने ली है। और हिमाचल में मैं जब गया था तो हिमाचल की यूनिवर्सिटी नहीं थी। लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी शिफ्ट होके आई थी चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ बन रहा था, यूनिवर्सिटी सोलन में थी हिमाचल प्रदेश में। और हमारे सारे हिमाचल के कॉलेज जो थे
वो हिमाचल सेंट्रल टेरिटोरी था उस वक्त, सी स्टेट था। पुस्तक में जब मैं पढ़ता हूँ कि नारायण दास पुरोहित जो आर्ट्स लेना चाहता था, उसके घर वालों ने जो है साइंस दिला दी। पापा चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, परंतु बेटा शरारती, जो बालपन में जो नारायण दास शरारती था, उसको मन में शुरू से इच्छा थी कि मैं लेक्चरर बनूंगा, हिंदी सब्जेक्ट लूँगा। तो ये साइंस और ये आर्ट्स कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आता है। ऐसा है कि जब वर्कशॉप में से मैं निकला तो मैंने सोचा टीचिंग में जाना है। अब चूंकि मैं कारपेंटरी ट्रेड में वर्कशॉप से निकला हूँ, तो कारपेंटरी तो कोई ऐसा शब्द है नहीं जो लिटरेचर में ले जाएगा। तो पहले टीचिंग में जाना जरूरी था, पटरी पे आना था। तो पटरी से पटरी बदल सकता हूँ। लोग कहते हैं आप सेल्फ मेड थे, मैं कहता हूँ सेल्फ मेड बोलना बहुत गलत है। सेल्फ मेड कोई नहीं होता है। आदमी प्रयास करता है, उसमें लगन होती है, धुन होती है, जिजीविसा होती है, लेकिन साथ में सहयोग करने वाले भी होते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद होता है, साथी होते हैं, मित्र होते हैं, पत्नी होती है। सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से आदमी बनता है। एक कारखानिया, एक मामूली वर्कशॉप का आदमी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बन सकता है। ये फिल्मों में संभव है, जिंदगी में संभव नहीं है। बड़े संघर्ष की कहानी है। मैंने तो इसमें इस संघर्ष में आप मुख्य भूमिका अपनी पत्नी की या माता की? संघर्ष में मेरी पत्नी का सहयोग मुझे पूरा रहा, घर वालों का सहयोग बाद में रहा। पिताजी मुझसे नाराज रहे, लेकिन परिवार के संरक्षक बने रहे। मैं बनारस में रहा 2 साल, वहाँ से यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होके मैं हिमाचल के बीएड कॉलेज में चला गया, और वहाँ फाइन आर्ट्स कॉलेज खुला। फाइन आर्ट्स कॉलेज में मैं लेक्चरर बन गया, वुड क्राफ्ट का। हिमाचल का कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, उसमें मैं लेक्चरर था, और लेक्चरर था मैं वहाँ वुड क्राफ्ट का। लेकिन मैं लेक्चरर बन चुका था। मेरी धुन थी, एक चरण मैंने पूरा कर लिया था कि कॉलेज में पढ़ाना है। लेकिन अब था सवाल कि वुड वर्क से जाकर हिंदी साहित्य में जाने का, जो मेरा मूल मकसद था। मैंने हिमाचल में रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर से एमए किया, और एमए फर्स्ट डिवीजन में किया। और फर्स्ट डिवीजन एमए करते ही हिमाचल में कॉलेज में लेक्चरर में था। मैंने नए कॉलेज खुले, और नए कॉलेज खुलते ही मैंने गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को लिखा कि मैं फर्स्ट डिवीजन में एमए पास किया है हिंदी में, और मैं लेक्चरर हूँ वुड क्राफ्ट का। वुड क्राफ्ट के बजाय मुझे हिंदी में लेक्चर कर दिया जाए। नई वैकेंसी जो आज निकली है उसके अगेंस्ट में मुझे एडजस्ट किया जाए। पब्लिक कमीशन जो स्टेट का बन चुका था, पब्लिक कमीशन को मेरा केस भेजा गया। उन्होंने अनुमोदन करके अनुशंसा के साथ मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए उसी लेक्चर कैडर में से सब्जेक्ट चेंज करके मुझे हिंदी में शिफ्ट कर दिया, और मैं गवर्नमेंट शिमला कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज से निकलकर डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए लग गया। रिटायर कब हो गए? रिटायर मैं 98 में रिटायर हुआ, और रिटायर हुआ तब तक हमारे 3 टियर प्रमोशन होते हैं लेक्चरर के। लेक्चरर, उसके बाद सीनियर लेक्चरर, रीडर, और रीडर के बाद प्रोफेसर, प्रमोशन होता है। मैंने पीएचडी की तो मैं सीनियर रीडर बन गया, सीनियर लेक्चरर बन गया, और उसी के साथ यूनिवर्सिटी में रीडर की वैकेंसी निकली। बनारस के मेरे परिचित थे, वो प्रोफेसर बन के यूनिवर्सिटी में आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम साहित्य में कॉलेज में क्यों हो, यूनिवर्सिटी में आओ, मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ। एक वैकेंसी के अगेंस्ट में उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, और रीडर के तौर पर मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी में चला गया, और रीडर से अपने आप ही कुछ साल बाद प्रोफेसर प्रमोट हो गया, और रिटायर हुआ तब मैं प्रोफेसर के ग्रेड में रिटायर हुआ। ये लिखने का शौक आपको कब से हुआ? लिखने का शौक मुझे एक कॉलेज में, मतलब रिटायरमेंट से? धर्मशाला कॉलेज में जब मैं था तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो बड़ा प्यारा मेरा स्टूडेंट था। मैं उसको साहित्य के लिए, यूथ फेस्टिवल के लिए तैयार करता था, डिबेट के लिए तैयार करता था। वो बहुत अच्छा स्पीकर था, गाना भी बहुत अच्छा गाता था। भगत सिंह की घोड़ी पंजाबी में गाता था, और ऐसा गाता था कि लोगों को रुला देता था। मेरा उसमें बड़ा स्नेह था, और मेरे बच्चे की तरह मैं उसको मानता था। मैंने उसको बहुत अच्छा तैयार कर दिया। भक्ति में जब मैं कविता पढ़ाता था तो उसके आँख में आंसू आते थे। एक दिन उसने बाप बाप को कहा कि मुझे वैराग्य आ गया है, और मैं गृहस्थी में व्यायाम नहीं करूँगा, और उदासी अखाड़े में वो संत बनने के लिए चला गया। मुझे पता नहीं बैकग्राउंड का।
अचानक एक दिन वो यूनिवर्सिटी में मैं था तो कुछ पीले कपड़े पहने हुए लोग जीप में सवार होकर पता मेरा पूछते हुए यूनिवर्सिटी में आए और आकर मेरे पास पहुँचे और कहने लगे, मैंने सोचा कोई साधु आए हैं, भंडारे के लिए चंदा मांगना होगा। पीले वस्त्र वाले 5 साधु आए, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, लंबे लंबे बाल। किसी ने कहा उदासी अखाड़े से आए हैं, कीर्तपुर साहब से आए हैं। वो एक स्टूडेंट मेरे पास आया और मैं बाहर खड़ा था स्टाफ रूम के, उसने साष्टांग जमीन पर लेट कर मुझे दंडवत की और गुरुदेव नमस्कार किया। मैं भौचक्का हो गया। मैंने कहा ये सिख मेरा चेला कहाँ से हो गया, मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं। उसने दाढ़ी ऊपर करके कहा, गुरुजी मैं फलाने सन में आपका चेला था, मेरा ये नाम है, अब तो नाम मेरा बदल गया है, मैं धर्मेंद्र था, अब मेरा नाम अलग है, मैं आपका शिष्य हूँ। मैंने पहचान लिया। मैंने कहा अरे तू का मैं उदासी अखाड़ा में चला गया हूँ, मैं तो बन गया हूँ वही जो कीर्तपुर साहब का वही लड़का। मैंने कहा बेटा तू मैथ बढ़ गया है। कहा साहब आपने मुझे जो पढ़ाया वो वैराग्य मेरे मन में उत्पन्न हो गया। ये बात मेरे स्टाफ को लोग सुन रहे थे, वो बाहर आए, उन्होंने कहा तो तेरी नौकरी सस्पेंड हो जाएगा, बच्चों को पढ़ा कर नागरिक बनाने के लिए तुझे लगाया है, तू तो लोगों को साधु बना रहा है, संत बना रहा है। और मजाक मजाक में उन्होंने ये बात कही और वाकई में मुझे लगा कि मेरे पढ़ाने से ये संत बन गया, वैरागी हो गया और मैं तोता का तोता ही रह गया। पता नहीं क्या मन में आया। उसने कहा गुरुजी मेरा नानक का पर्व आ रहा है, प्रकाश उत्सव, आपको प्रकाश उत्सव में मेरे बड़े बहन जी ने कहा है कि जिसने आपको प्रेरणा दी, साधु बनाया, उसी प्रेरक गुरु जी को आप लेकर आओ मुख्य अतिथि के तौर पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप और गुरु माता दोनों हमारे गुरु प्रकाश नानक का प्रकाश उत्सव है, उसमें मुख्य अतिथि का रूप में आए। मैंने बहुत समझाया बेटा क्लास में पढ़ाना तो और बात है और मुख्य अतिथि बनकर अखाड़े में जाकर बोलना और बात है। तो मैं नहीं आऊँगा, माना नहीं वो। आखिर में मैंने कहा ठीक है और ठीक दिन वो मुझे आ गया। अब उदासी अखाड़े के बारे में, नानक के बारे में जानकारी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि अधिकृत रूप से बोल सकूं। तो मैंने लाइब्रेरी की मदद ली, पुस्तकों की मदद ली। 2 दिन था, 2 दिन में मैंने तैयारी कर ली और तैयारी के साथ मैं गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मैंने भाषण देना था। मैंने अपने गुरुदेव को हाथ जोड़े और कहा गुरुजी जैसे विवेकानंद के गुरु ने उनकी लाज रखी थी वैसे आप मेरी भी लाज रखना। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जो किताबों में पढ़ा है वही बकझक दूंगा। हाथ जोड़े और मैं धाराप्रवाह रूप से एक घंटे तक बोलता रहा। तालियां बजती रही। मुझे होश नहीं था कि मैंने क्या बोला है, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या कहा, मुझे होश नहीं था। पता नहीं बोलने वाला कोई और था, अंदर से कोई और बोल रहा था, मैं तो खाली निमित्त था। और एक तालियों की गड़गड़ के बाद जब लोगों में जोश था, लोगों ने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा बहुत अच्छे आप बोले, तो मैंने सोचा कोई अच्छा ही बोला हूँगा। उस दिन मेरे मन में आ गया कि संतों का कहना है कि तुम मेरे लिए बने हो, हमारी जीवन गाथा लिखो। और मैंने प्रेरणा ली कि अब लिखूँगा, साहित्य रचना करूँगा तो संतों पर लिखूँगा और कुछ नहीं लिखूँगा। उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि अब जीवन में रिटायरमेंट के बाद कोई काम करना है तो सिर्फ संत साहित्य का करना है और कोई फालतू झंझट में नहीं पढ़ना है, न किसी संघ में जाना है, न तो साहित्य सम्मेलनों में जाना है, न साहित्यकारों के ग्रुप में जाना है। वहाँ कुछ नहीं होता है सिवाय गुटबाजी के, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सिंगल आर्मी, अकेला आदमी। संतों के आश्रम में जाता था, लोगों से मिलता था, मैटर इकट्ठा करता था, शोधपूर्ण खोज करता था, एक बात को 10 लोगों से पूछता था, सार निकालता था, उसको लिखता था, टाइप करवाता था, किताब छपवाता था। किताब जब छप जाती अपने पास से पैसे खर्च करता था, लोगों को ले जाके किताब देता था और मुफ्त में बांटता था। इसलिए कभी मैंने एक संत के बारे में लिखा है, लोगों तक संत की बात पहुँचे और मुझे लेखक के रूप में मान्यता मिले। इस शौक ने शुरू में मैंने किताबें लिख दी। लेकिन एक मेरा मित्र था जनार्दन बिस्सा, वो मुझे कहने लगा यार मैं यूनिवर्सिटी में बाबू हूँ, मुझे पीएचडी करा दे, कुछ ऐसा टॉपिक ला कि जिसमें मैं पीएचडी कर लूँ और ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, छोटा सा टॉपिक कोई ढूंढ दे। मैंने कहा ऐसा है कि जोधपुर में एक आश्रम में भर्ती नारायण जी नाडी, वहाँ के 5 संत हैं एक ही परिवार के, उनके शिष्य है बलदेव ऋषि है, कलजी महाराज है, वो अलग है, अनंत राम जी वगैरह सब अलग हैं। तो उन 5 लोगों पर तू काम कर। मैंने सुलभ सिंह बना के उसको दिए, भर्ती नारायण जी आश्रम नाडी और उनकी परंपरा। लेकिन वो मेरा मित्र ऐसा कामचोर निकला, निकम्मा निकला या आलसी निकला
कब वो जो मैं लिख के दिया वही पढ़ा रहता था, साल भर के बाद आता क्या किया कि कुछ नहीं किया, फिर कर चलो, तो उसके बाद फिर जाके फिर कुछ करते थे। 2-3 साल में वो लोगों को जीवन व्रत मैंने तैयार किया। मैंने कहा तू PhD नहीं कर सकता, अब ऐसा करो कि इन सामग्री को पुस्तक के तौर पे हम बना लेते। तो हमने ये विचार किया कि 5 लोग संतों की पुस्तक जो है इसको लिखेंगे। तब किसी ने आकर कह दिया कि भरती नारायण जी महाराज का शिष्य तो बलदेव ऋषि हुए, तो बलदेव ऋषि पर क्यों नहीं इसको लिखते। तो हमने बलदेव ऋषि को भी इसमें दौड़ भाग करके ऐड किया। तो किसी ने कहा कि तुलसीदास जी जो ऋषि थे भरती नारायण जी के पुत्र, कलजी महाराज उनके शिष्य थे, कलजी महाराज पे क्यों नहीं लिख रहे हो। तो कलजी महाराज आ गए। इस तरह से होते होते अनंत राम जी वगैरह सारे पुष्करनाथ संत सब आ गए। अंत में एक संत बचे और वो बचे तिवरी वाले गीता मर्मज्ञ हरिहर महाराज, और वो जीवित थे, बाकी हंस उड़ चुके थे, राम ऋषि भी उस सब जा चुके थे। तो हमने सोचा कि जीवित संत एक है, लेकिन किताब का नाम हमने रखा उड़ी गए हंसा। अब बाकी हंसा तो उड़ गए, वो हंसा विराजमान थे, उनको इस पुस्तक में कैसे डालें। तो उनके भक्तों ने कहा नहीं नहीं, हमारे हंसा को अभी बैठा रहने दो, उड़ाना नहीं है, आप उनका नाम हमारी किताब में मत लो। आपके किताब में आपका किताब उड़ गए हंसा है, हंस वो जो उड़ गए, हमारे हंस उड़े नहीं है। मैं चुप हो गया। महिला महाविद्यालय में चेयरमैन थे एडी बोरा साहब, उनका हरिहर महाराज से सीधा संबंध था। हरिहर महाराज जोधपुर आए, उनके पास ठहरे, मुझे एडी बोरा साहब ने बुलाया कि उनकी सेवा में आओ, उनके पास बैठो, बातचीत करो। मैं उनके पास बैठा, हरिहर महाराज के पास बातचीत की। मैंने पुष्करनाथ संतों की और कुछ बातें बताई, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं आपका चरित्र इसमें लिखना चाह रहा था, लेकिन आपके भगत मुझे मना कर रहे हैं कि हंसा अब उड़ी गए हंसा है, हमारे हंसा बैठा है, इसको क्यों लिख रहे हो। वो हंसे, बोले वो भी मूर्ख हैं। अरे हंसा तो पंख फड़फड़ा रहा है, कभी भी उड़ जाएगा, उनको क्या पता है हंसा कब उड़ेगा। मैं कहता हूँ मेरा भी तुम इस किताब में जिक्र कर दो। आशीर्वाद दे दिया। और बोरा साहब को कहा ए बोरिया, इसको सब कुछ बता दे जो बता रहा है मेरे बारे में, और अधिकृत करता हूँ। मैंने कहा बाप जी आपने इतना आशीर्वाद दिया है तो मेरे कागज़ में लिख के आपके हस्ताक्षर से आशीर्वाद दो। उन्होंने फ़ौरन एक कागज़ मंगाया और क्या बोलते गए, मैं लिखता गया। आखिर उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और उनका चरित्र भी मैंने किताब में डाल दिया। और फिर मैंने सोचा कि गृहस्थी संतों के साथ, त्यागी संतों के साथ, कुछ संत ऐसे हैं जो समाज में रहते हुए भी संत हैं, उनको भी लेना चाहिए। इसलिए हमने ऐसे संतों की खोज की। तो ब्राह्मण परिवार में कई ऐसे संत हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले नौकरी के करने के बाद भी घर में रहकर संतवत जीवन जिया, उनका भी उल्लेख मैंने उड़ी गए हंसा में किया है। तो इस प्रकार उड़ी गए हंसा हमारी पहली पुस्तक, उड़ी गए हंसा पहली पुस्तक तैयार हुई, और वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उस पुस्तक के बाद तो मेरी पहचान संत साहित्य के लेखक के तौर पे हो गई। उंगली उठा के लोग कहते थे वो उड़ी गया था। मेरी वाइफ को कहते थे वो उड़ी गए हंसा कहाँ है, हंसा उड़ी गए हंसा का लोग हंसा उड़ी गए भी बोलते थे। वो हंसा कहाँ है, मेरा नाम नहीं जानते थे, लेकिन कहते वो हंसा, वो उड़ी गए। और ऐसे करते करते मेरा उपनाम हंसा उड़ी गए पड़ गया, और धीरे धीरे मेरा हौसला भी बढ़ गया। पहली किताब हमारी सुपर हिट हुई, और ऐसी लोकप्रिय किताब हुई जैसा सलीम जावेद की कोई कहानी अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्मों में होती है, वैसे ही हमारी वो किताब हिट हुई, और घर घर में वो किताब गई। आज जिनको नहीं मिली किताब, आज वो हाहाकार कर रहे हैं, कह रहे यार दोबारा छपवाओ, ऐसी किताब हमें चाहिए। और जिनके पास है वो किसी को देने को तैयार नहीं है कि ये दुर्लभ है, अब मिलेगी नहीं। उनमें से मैं भी एक हूँ, और मैं तो कुछ भी नहीं देना चाहता आपको। हाँ। तो उसके बाद में ये एक पुस्तक है दादाजी धूनी वाले, सिद्धनाथ दादा दरबार के बारे में पूरी जानकारी इसमें आपने संतों के बारे में आपने लिखी है। तो जो आपको जानने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो सिद्धनाथ में जो महादेव मंदिर है हमारे दादा दरबार, उनके बारे में पूर्ण जानकारी इस पुस्तक में आप है, और ये भी बहुत पहले आप द्वारा लिखी जा चुकी है। जितनी बातें की जाए उतनी कम ही होंगी। भले ही उम्र 85 की है, परंतु जीवटता आप देख सकते हैं कि ऐसा है, 18 से कम नहीं है। ये पुस्तक जो है दादाजी धूनी वाले, ये मेरी समझ लीजिए यात्रा की
अंतिम पुस्तक है। इसके बाद मेरा जीवन चरित्र ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखी है, और वो है रेगिस्तान से बर्फिस्तान। रेगिस्तान से बर्फिस्तान, बर्फिस्तान वो तैयार है, प्रकाशन को अंडर पब्लिकेशन है। उसमें मेरा जीवन व्रत है, जो कुछ मैंने इसमें कहा है वो सब कुछ मैंने उसमें लिखा है। और इस पुस्तक से पहले मैंने कुछ किताबें और भी लिखी है, और उन किताबों के नाम हैं जो मैं आपको बता दूं। हिमाचली लोक रंग के तौर पे मैंने पीएचडी में हिमाचल प्रदेश के जो लोक नाटक हैं उनके ऊपर एक किताब तैयार की थी। उड़ी के हंसा मेरी दूसरी पुस्तक है। फिर अभय राम जी सिवाड़े वाले जो हैं गुरुदेव, उनके भक्तों ने आग्रह किया और वो मुझे सिवाड़े ले गए। गुरु जी की कृपा हुई, मंचाराम जी की, और उनके आशीर्वाद से मैंने उनकी परंपरा पर किताब लिखी, अभय धाम के श्री रामकृष्ण। फिर मंडलनाथ में मंडल दत्त जी जोशी थे, उन्होंने कहा संतों के बारे में लिखते हो, हमारे मंडलनाथ के बारे में किताब लिखो। तो हमने मंडलनाथ मातम करके किताब लिखी, और मंडलनाथ को लिख के मैंने अपनी तरफ से मंडलनाथ को दान में दे दी 1000 किताबें, और वो लोगों को विस्तृत मेले पर की दी जाती थी। उसके बाद अजनेश्वर जी आश्रम, भाई जी महाराज आश्रम के संचालकों ने मुझसे संपर्क किया, और उन्होंने कहना कि ब्राह्मण ही संत थोड़ी होते हैं, हम क्या संत नहीं हैं, हमारे आश्रम के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। तो फिर मैंने अजनेश्वर आश्रम के बारे में भी एक किताब लिखी, सबक भया उजियारा। इन सब के साथ साथ ही लोगों ने मुझे कहा, कॉलेज में एक फंक्शन था, जीजी आई हुई थी। जीजी ने कहा कि संतों पर तो बहुत लिखते हैं लोग, लेकिन हमारे पुष्करना में वीर भी हुए हैं, वीरों पर कोई लिखता नहीं है। राजपूतों में वीरों का ठेका ले रखा है क्या? ब्राह्मण में भी गिरधर जी जैसे वीर हुए हैं, तो उन पर भी किताब लिखनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बीड़ा उठाया और मैंने गिरधर जी पर पुस्तक तैयार की, और उस पुस्तक का भी तैयार की, और उस पुस्तक का भी विमोचन किया गया, वीर धीर गिरधर महाराज, गिरधर जी महाराज। उसके बाद उस पुस्तक का नाम वीर धीर गिरधर रासू। उसके बाद पड़िया साहब, गुनी साहब हमारे माने हुए बजदीक थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ, वो मुझे देवरी ले गए। मेरा बेटा बिरला वाइट में काम करता था, और देवरी उसके साथ लगती है, तो स्वभाव से देवरी में आता जाता था, लेकिन देवरी की परंपरा से परिचित नहीं था। मुनि साहब को पता लगा कि मैं लिख सकता हूँ, मेरी लेखनी में थोड़ा दम है, इसलिए वो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी परंपरा में वृद्ध आदमी जा रहे हैं, बाद में कोई बताएगा नहीं, हमारी परंपरा पर किताब लिखो। और मैंने उस वक्त पाली के विधायक जाखड़ साहब, क्या नाम है पूरा जाखड़ का? बद्रीराम जाखड़ साहब, इन्होंने कहा कि मेरे गुरु हैं वहाँ के, तो इसलिए आप उन पर परंपरा पर किताब लिखो। तो मैंने देवरी पर भी एक किताब लिखी, और उसका था हंसा उड़ी चलवा देश। उसके बाद राजा महाराजा के पांव तले रौंदी जाने वाली जो नारी है, उसकी वेदना को मैंने जनानी ड्योढ़ी में लिखा। उनकी किताब लिखी जनानी ड्योढ़ी। हमारे यहाँ शिवदत्त जी महाराज का आश्रम है, वहाँ यज्ञ वगैरह होते रहते हैं। वहाँ आजकल संचालक जो हैं ट्रस्ट के, वो भी शिवदत्त जी नाम है उनका, शिवदत्त बिस्सा। उन्होंने कहा कि यज्ञ के लिए पंडित बाहर से आते हैं, वो रोज़ कहते हैं कि यहाँ कौन कौन तपस्वी संत हुए, उनकी जानकारी हमें चाहिए, लेकिन हम क्या करें, कोई जानकारी कोई देने वाला नहीं है। मेरे दादा शिवदत्त जी द्वारा स्थापित मुमुक्षु मंडली के सचिव थे, मैं भी उस परिवार का था। मैंने हिम्मत की और मैंने शिवदत्त जी पर एक किताब लिखी, पुष्कर दत्तात्रेय श्री शिवदत्त जी महाराज। इसके साथ ही एक मज़ेदार घटना घटी। माईदास मुझे कहने लगा कि हमारे जोशियों में एक वार्ता चली आ रही है कि मान सिंह जी ने, महाराजा मान सिंह ने एक निर्दोष जोशी को जहर का प्याला पिला के मार दिया था, और एक षड्यंत्र के हाथ मातहत, और वो बेचारा बाद में पिशाच बनकर, ब्रह्म राक्षस बनकर मान सिंह को सताता था। इतिहासकार बताते हैं कि मान सिंह पागल हो गया था, और पागल अवस्था में उसने अनसठ काम किए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि पागल नहीं हुआ था, वो ब्रह्म राक्षस उसको पीछे पड़ गया था। तो वो वार्ता थी, मैंने वार्ता सुनी, और मैं वार्ता सुनकर मानसिक पुस्तक प्रकाश के जो डायरेक्टर थे उनके पास गया, और मैंने कहा क्या ऐसा कोई ग्रंथ है?
उन्होंने कहा ये हताई की बातें हैं, ये तो हताई की कई सुनी बातें हैं, मैं लोक वार्ताविद हूँ। मैंने कहा लोक वार्ता में दम है। मैंने वो वार्ता 4 लोगों से सुनी, रिकॉर्ड की, उसको ठीक ढंग से लिखा और मानसिंह के इतिहास के साथ उसका तालमेल करते हुए मैंने मानसिंह रीझ और खींच एक किताब लिखी। और महाराजा भगत सिंह जी के द्वारा राशि जो दी जाती है किले की तरफ से मानसिक पुस्तक प्रकाश से, वो राशि प्राप्त करके उस पुस्तक को छपवाया और उन्हीं के जोधपुर स्थापना दिवस पर उनके हाथों से उसका विमोचन करवाया। उसी का फल है कि कालांतर में जब मैंने आवेदन किया तो मुझे महाराजा ये मान सिंह के नाम से साहित्य का अवार्ड जो है मुझे मिला। मान सिंह की स्मृति में साहित्य अवार्ड जो है, ये साहित्य अवार्ड जो अब इस घर में है, और भी ऐसे बहुत से अवार्ड हैं जो दास नारायण जी पुरोहित के यहाँ पर विभूषित हैं। और हम जी महाराजा मान सिंह साहित्यिक अवार्ड ये मुझे मारवाड़ रत्न मुझे मिला। तो इस प्रकार साहित्य की रचना होती रही। बाद में प्रकाशक मेरे पास दौड़ के आने लगे, मुझे खर्च नहीं करना पड़ता था अपने पास से। मैं किताब लिख के उनको ट्रस्ट को दे देता था, ट्रस्ट किताब छपवाता था और मुझे 10, 20, 25, 50 कॉपियाँ देता था। मैं मित्रों को दे देता। मैं घर बैठे मेरे पास लोग आते थे, हमारे बारे में किताब लिखो, मुझे ले जाते थे, गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, सारी सुविधा देते थे। और मैंने उनको कह रखा था निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता हूँ, मुझे लेना कुछ नहीं है, मुझे भगवान ने सब दे रखा है। इस प्रकार अनेक आश्रमों से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, ग्रंथ लिखे। और आज मुझे संतुष्टि है कि मैंने जीवन के पहले 20 वर्ष जैसे भी बिताए, अगले 35-40 वर्ष मैंने उस एक नए ढंग से बिताए, एक प्रोफेसर अध्यापक, एक आदर्श शिक्षक के रूप में बिताए। और बाद में रिटायरमेंट के बाद जब सेवानिवृत्ति हो जाती है, लोग रिटायरमेंट कहते हैं, मैंने उसको रिटायरमेंट नहीं माना। मैंने कहा ये दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज की ज़िंदगी है। ज़िंदगी की दूसरी पारी सलामी बल्लेबाज के तौर पे मैंने झेली है। और मैंने उसके बाद अनेक काम किए, अनेक यात्राएं की, अमरनाथ की यात्रा की, पैदल ब्रज यात्रा की, सब जगह जगह यार के रिटायरमेंट के बाद की यात्राएं हैं। महिला महाविद्यालय में 20 वर्ष तक सेवा की, एक छोटे से कॉलेज को आज विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया। संत साहित्य में काम किया और अब तक भूतनाथ, मंडलनाथ और आश्रम सब जगह मेरा आना जाना रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही शिवदत्त जी महाराज की गढ़ी में किशन गोपाल जी जोशी की जो संस्था है, उन्होंने मुझे जीवन पर्यंत सेवा के लिए सम्मानित किया है। और मेरा कहने का मतलब यही है, सम्मान तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। सम्मान का मतलब यही है कि आपने काम किया है, इसका श्रेय आपको दिया जाता है, आपने समाज के लिए कुछ किया है। तो मैं सम्मान को एक श्रेयक चीज़ मानता हूँ, प्रेयक नहीं है। मेरे लिए सम्मान प्रेयक नहीं है, श्रेयक है। श्रेष्ठ कह रहे, समाज के लिए कुछ किया है, समाज जब उसके बदले अगर मुझे सम्मान दिया है तो मैं स्वीकार करता हूँ, आभार मानता हूँ। और इस उम्र में भी गर्मजोशी के साथ मेरे भूतनाथ आजकल मेरी साधना स्थली और मेरी रंगस्थली, मेरी कर्मस्थली और मेरी हर तरह से मेरा एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं जी जान से जुड़ा रहता हूँ। भूतनाथ के जो मित्र मंडली है आपकी, प्रोफेसर जोर साहब, और उनके थोड़ा सा छोटा छोटा परिचय रेल जी। भूतनाथ मित्र मंडली में मैंने मेरी किताब में उनका पूरा परिचय दिया है। सबसे बड़े साहित्यकार, माने हुए साहित्यकार जौहर साहब मेरे प्रमुख मित्रों में से एक है। लैल जी, बंसीधर जी, थानवी साहब और भी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड लोग, इंजीनियर लोग, और सबसे आनंद जी। और आनंद जी तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बच्चे जैसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सखा भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। और ऐसे सब छोटी उम्र के लोग, फोटोकॉपी में नाम कमाने वाले राम जी, मनोज बोरा और ये सारे, और गोविंद जी हमारे सबसे बड़े सीनियर जो बड़े भाई हैं हमारे,
जो हमें रोज हमारा सेवा करते हैं, चाय सत्कार करते हैं। गोविंद जी पर तो आपने कुछ कहा भी था। गोविंद जी पर मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबसे मैं भूतनाथ मित्र मंडली में नहीं, आपने कहा था गोविंद जी जो है जयपुर में गोविंद जी और यहाँ पर भी गोविंद जी है। तो मैंने कहा था कि एक बार बात हुई तो मैंने कहा गोविंद जी, एक तो गोविंद देव जी पधारे थे ब्रज से, वो जयपुर में रह गए, और दूसरे गोविंद देव जी निकल के आए, वो बोरों के पौर से भूतनाथ में आ गए। हमारे तो गोविंद देव जी ये पूजनीय है, वो जयपुर वाले गोविंद देव जी तो जाना पड़ता है, ये तो रोज हमारे दर्शन देते हैं। डबसा चाय पिलाते थे आपको? हैं डबसा को भूल गया। तो डबसा जैसा व्यक्ति पहले कुछ दिन तक वो पहले हमारी सेवा में था, खो जाता है, और आजकल वो खो गया है। आजकल वो दुनियादारी में लग गया है। पहले वो दुनियादारी से मुक्त था, हमारे साथ हलता मिलता था। तो ये जिंदगी जो है आज भूतनाथ और शाम को भजन चौकी तक रह गई, सीमित हो गई है। अब मैं बाहर ज़्यादा जाता नहीं, उम्र का तकाजा भी है, और जीवन में जितना अपने आप को सीमित कर लें, सीमित कर लें, उतना अच्छा है। क्योंकि पंख फटफड़ाने से फटफड़ा रहे हैं, ये उम्र पंख फटफड़ाने की है। हंसा कभी भी उड़ सकता है, लेकिन उड़ने के पहले हंसा की गति धीमी हो जाती है। अब हंसा की गति थोड़ी धीमी है, मंत्र है। पहले हम भूतनाथ से बहुत लंबी सैर को जाते थे, पहाड़ की चोटियाँ चढ़ जाते थे, पर्वतों की चोटियाँ में लोगों को ले जाते थे। अब नहीं होता है। अब भूतनाथ जाते हैं, चाय पीते हैं, गप मारते हैं, ग्राउंड में 10 चक्कर 5 चक्कर काटते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, लौट आते हैं, दिन भर घर में रहते हैं, अध्यापन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, शाम को महादेव की आरती करके घर लौट आते हैं। जीवन अब अपने आप को सीमित कर लिया है। पारिवारिक विवाह शादियों में जाना आना होता है। मेरा बेटा और बहू वो पाल गांव पर जो आशापूर्णा नगर है, उसमें उन्होंने बंगला बना रखा है, वहाँ रहते हैं। वो रिटायर हो गया है। पहले जब रिटायर नहीं होता था तो हम खाजिया कंकार जहाँ वो रहता था वहाँ जाया करते थे। अब उसके पास होली दिवाली नया दिन वो जब चाहे हमें ले जाता है, हफ्ते 10 दिन उसके साथ रहते हैं। लेकिन शहर के बिना हमारा मन नहीं मानता है। शहर में रहकर हम समाज से जुड़े रहते हैं। वो बहुत दूर है, 18-20 किलोमीटर, वहाँ से स्कूटर पर आना जाना मुश्किल होता है। वो बेचारा एक कॉल पर दौड़ा आता है, हमारी सेवा करता है। जहाँ तक हो सकता है हम शहर में रह रहे हैं। बेटा वो हमारी हाजिरी में है। जीवन पत्नी बीमारियों से जूझ रही है, फिर भी हिम्मत वाली है, और बस जीवन के अच्छे दिन कट रहे हैं। जीवन में संतोष है। पैसा, यश, नाम ऊपर वाले ने सब दिया है, और हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने संतों की सेवा करके जो अर्जित किया था उसका फल हमें मिला है। अगर हम कुछ करेंगे तो अगली जनरेशन के लिए जमा करेंगे खाता, तभी तो उनको कुछ मिलेगा। मेरा पोता मेरे मार्ग पर अग्रसर है। पता नहीं क्यों मेरे ऊपर मेरे दादा का प्रभाव था, और मेरा प्रभाव मेरे पोते पर अधिक है। मैंने जब ये दादाजी पर किताब लिखी थी तो वो मुझे हर बार सिखाना, कभी सिद्धनाथ जहाँ मैं कहता वो मुझे ले जाता था मोटरसाइकिल पे बिठा के। उसको शौक़ था घूमने का, पहाड़ों पर चलने का, मेरे साथ रहने का। आज वो दुबई में MBA कर रहा है। उसकी वजह से मैंने कई किताबें लिखने में मुझे आसानी हो गई कि मेरे कॉल पर वो आ जाता था और मुझे अमुक जगह ले जाता था, और वो फोटोग्राफी भी करता था। इस किताब में, दूरी वाले दादाजी की किताब में जितने चित्र हैं, और भी कई चित्र हैं, वो खुद खींचता था। उसका मुझे बड़ा सहयोग मिला है। इस प्रकार जिंदगी की जीवन यात्रा चल रही है। मेरे 5 बहनें थी, एक बहन मेरी रही है, बाकी सब गुजर चुके हैं। एक भाई था छोटा मुरलीधर, वो गुजर चुका है। उसकी पत्नी भी गुजर चुकी है। उसकी 3 बेटियां हैं। उन तीनों बेटियों का नाना अब मैं हूँ। अभी उनकी एक बेटी कृष्णराज जी बाबू साहब का छोटा बेटा नकुल, उसकी बेटी है, मेरी दोहिती है। उसका अभी विवाह हुआ था, और नाना की भूमिका का, नाना का रोल मुझे करना था, तो मैंने रात भर नाना बनकर उसके विवाह को संपन्न किया है। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, विरोध होते हुए भी समझौता करना पड़ता है। और ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है, जो क्षमा नहीं कर सकता, जो भूली हुई बात को बिसरा नहीं सकता, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो रुक जाता है। एक आदमी मन में किसी के प्रति बुराई, किसी के प्रति दुर्व्यवहार को लेकर बैठ जाता है, चिपक जाता है, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। पुरानी
बातों को, कड़वी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना, ये ज़िंदगी का कदम है। एक किताब के बाद दूसरी किताब मैं लिख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही अनेक अध्याय हैं जो अनछुए पहलू हैं। अब उनका वर्णन तो यहाँ सीमित संख्या में हो नहीं सकता। मेरी आत्मकथा जो जल्दी प्रकाशित होगी, जिसका नाम है रेगिस्तान से बर्फिस्तान, उसमें आपको पढ़ने को सब कुछ मिलेगा। ये थी यात्रा प्रोफेसर नारायण दास पुरोहित के साथ, और उम्मीद है कि आपको बहुत सी बातें अच्छी ही लगी होगी। बुराई कुछ नहीं थी, कमी कुछ भी नहीं थी। एक बालक जो बचपन में शरारती था, जिसने चोरी कर ली थी, जो अपनी फीस, दूसरे की फीस को अपनी फीस मान लेता था, जो आर्ट्स पढ़ना चाहता था, साइंस उसको दिला दी गई थी और मन में था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, और वो बना प्रोफेसर। स्टूडेंट को पढ़ाया और स्टूडेंट संत हो गया, तो उसके मन में आया कि मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट एक संत हो जाता है तो मैं तो वही तोता हूँ। और वो लिखना शुरू कर देता है और कई पुस्तकें लिख देता है। यकीन मानिएगा, जोधपुर के जितने भी संत हैं, जोधपुर क्या राजस्थान क्या भारतवर्ष के जितने भी संत मुनि ऋषि गण हुए हैं, अगर उनसे आपका परिचय लेना है तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जोधपुर शहर के जालप मोहल्ला के पास प्रोफेसर दास नारायण पुरोहित का नाम पूछ लेना, आपको वो संत, वो राह आप दिखा देंगे। मैं सदायु तक आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना कहता हूँ। उड़ जा हंस अकेला, वो वाली जो बात है, वो दूसरे ही हंस उड़े, ये हंस यहाँ पर रहना चाहिए। हमारे सूर्य नगरी के आप वो हंस है जिसने समाज को कुछ दिया ही दिया है। संतों की कृपा आप पर बनी रहे, और मुझ पर बड़ी संतों की कृपा है कि मैं कई बार कहता हूँ मेरी येगो पवित्र जो है रामसुखदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुई है, तो मुझ पर भी बड़ी कृपा है। और उनकी कृपा के कारण ही मैं भूतनाथ जाना शुरू हुआ, और भूतनाथ पर आप जैसे मित्र नहीं कहूँगा, पिता भी कहूँगा, छोटा शब्द होगा, मतलब बहुत कुछ गुरु कहूँगा। तो आपकी कृपा है, और ये कृपा समग्र समाज पर बनी रहे। भूतनाथ मित्र मंडली का एक फोटो बिल्कुल मेरे सामने लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है। आप चाहे तो उसको निकाल के इस पे बिल्कुल ये भूतनाथ महादेव मित्र मंडली का जो मित्र मंडली का एक तस्वीर है, छोटी दिखाई दे रही है, हम काफी दूर है उससे। और इसी के साथ ने दिन सभी का मंगलमय रहो, और जय श्री भूतनाथ की, जय श्री महादेव की जय हो। आनंद जी आनंद करो, मस्त रहो, दीर्घायु हो जाओ, यश और कीर्ति प्राप्त करो। बस ये आशीर्वाद। और मेरा रविवार इसलिए अच्छा गुजर जाता है कि ऐसे संत, ऐसे बुजुर्गों से मुझे आशीर्वाद मिल जाता है। पूरा अब सोमवार से लेकर शनिवार बहुत अच्छा गुजरने वाला है। फिर संडे को किसी अच्छे बुजुर्ग से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए अब हरिओम।